साल 1978 की दिल्ली। उस समय की दिल्ली आज की दिल्ली से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। शहर में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और लोग अपने बच्चों को बेफिक्र होकर बाहर भेज दिया करते थे। इसी दिल्ली में हम देखते हैं साहिल और सुमन नाम के भाई बहन को। दोनों स्कूल से बस के जरिए घर वापस आते थे, लेकिन आज उनकी बस छूट जाती है। घर पहुंचने के लिए दोनों एक कार से लिफ्ट ले लेते हैं और किसी तरह अपने घर पहुंच जाते हैं। सुमन को रेडियो पर गाना गाने का मौका मिला है। उसे जल्दी से रेडियो स्टेशन पहुंचना है, क्योंकि अगर वह समय पर नहीं पहुंची तो उसकी जगह दीपा को गाने का मौका मिल जाएगा। मां साहिल से कहती हैं, तुम भी इसके साथ चले जाओ, अभी टैक्सी से निकल जाओ, शाम को पापा आ जाएंगे और तुम्हें वापस ले आएंगे। शाम होते ही सुमन के माता पिता रेडियो ऑन करके बैठ जाते हैं ताकि वह अपनी बेटी की आवाज सुन सकें, लेकिन रेडियो पर सुमन की जगह दीपा गाना गा रही होती है। मां सोचती हैं कि शायद सुमन समय पर रेडियो स्टेशन नहीं पहुंच पाई होगी। इसके बाद पिताजी खुद रेडियो स्टेशन जाते हैं ताकि दोनों बच्चों को लेकर वापस आ सकें। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि सुमन तो रेडियो स्टेशन आई ही नहीं थी। पिताजी घबराकर घर फोन करते हैं तो मां बताती हैं कि बच्चे अभी तक घर भी नहीं आए हैं। इसके बाद मां उनके दोस्तों के घर फोन करती हैं, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। अब दोनों माता पिता परेशान होकर अपने बच्चों को हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन साहिल और सुमन कहीं नहीं मिलते। कहानी अब 8 दिन पीछे बॉम्बे में चली जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है बाबू और रज्जो से। दोनों बेहद खतरनाक और अपराधी किस्म के इंसान हैं। छोटी मोटी चोरी, लूटपाट और लोगों से मारपीट करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। लेकिन रज्जो इन छोटे अपराधों से परेशान हो चुका था, क्योंकि खतरा बहुत था और फायदा कुछ भी नहीं मिलता था। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश को। वह अपने प्रमोशन के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसके पिता रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल हैं। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक है और वह खासकर नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हैं। वह अक्सर थाने में टिफिन लेकर आते हैं और सभी पुलिस वालों को खाना खिलाते हैं। एक दिन जयप्रकाश को खबर मिलती है कि सुमन और साहिल लापता हो गए हैं। वह तुरंत उनके घर जाकर परिवार से पूछताछ करता है। बच्चों के पिता पहले आर्मी में एक बड़े पद पर रह चुके थे, इसीलिए समाज में उनकी काफी इज्जत थी। इसी वजह से यह मामला एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। मां बेहद परेशान थीं और बार बार यही सोच रही थीं कि आखिर उनके बच्चे कहां चले गए। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि एक बच्चे की लाश मिली है। जयप्रकाश बच्चों के पिता के साथ अस्पताल जाता है ताकि पहचान की जा सके, लेकिन राहत की बात यह होती है कि वह लाश सुमन या साहिल की नहीं थी। बच्चों के परिवार को भावनात्मक सहारा देने के लिए उनके रिश्तेदार भी उनके साथ मौजूद होते हैं। अब कहानी फिर से 8 दिन पीछे जाती है। बाबू और रज्जो सोच रहे होते हैं कि अब कोई बड़ा हाथ मारा जाए। बाबू कहता है कि छोटी मोटी चोरी करके कुछ हासिल नहीं होगा, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उधर जयप्रकाश एक ऐसे आदमी को पकड़ता है जो पहले बच्चों के अपहरण का काम करता था। पूछताछ में वह बताता है कि उसने यह काम छोड़ दिया है। वह कहता है कि शायद यह काम बिरजू के गिरोह ने किया होगा। वह गिरोह बच्चों को अगवा करके विदेशों में बेच देता था। उसका ठिकाना जंगल के अंदर है। यह जानकारी मिलने के बाद जयप्रकाश अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में बच्चों की तलाश शुरू कर देता है। कहानी अब 7 दिन पीछे जाती है। बाबू एक कार चोरी करता है। इसके बाद वह और रज्जो एक घर में चोरी करने पहुंचते हैं। घर के अंदर उन्हें एक आदमी मिल जाता है। दोनों उसे बांध देते हैं। तभी बाबू की नजर घर में मौजूद एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है। वह सोचता है कि अगर इस बच्चे को अगवा कर लिया जाए तो उसके बदले अच्छी फिरौती मिल सकती है। लेकिन रज्जो को यह सब सही नहीं लगता। उसे डर था कि अगर वे पकड़े गए तो बहुत लंबी सजा हो जाएगी। वह बाबू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाबू के सामने उसकी ज्यादा चलती नहीं थी। रज्जो हमेशा वही करता था जो बाबू कहता था। वर्तमान समय में जयप्रकाश और उसकी टीम बच्चों की तलाश में जंगल छान रही होती है। काफी घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक पुलिस ऑफिसर जयप्रकाश को बताता है कि कुछ लोगों ने बच्चों को कंटोनमेंट इलाके के पास देखा था। कहा जा रहा था कि दोनों बच्चे एक सरदार जी के लाल स्कूटर से लिफ्ट लेकर जा रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूरी में जयप्रकाश तलाश रोक देता है। दूसरी तरफ बच्चों के पिता खुद को दोषी मान रहे होते हैं। वह सोचते हैं कि अगर उस दिन वह खुद बच्चों को छोड़ने चले जाते तो शायद यह सब नहीं होता। अगली सुबह एक आदमी जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा होता है। तभी उसकी नजर 2 लाशों पर पड़ती है।
वह लाशें सुमन और साहिल की होती हैं। खबर मिलते ही जयप्रकाश वहां पहुंचता है और जांच शुरू करता है। दोनों बच्चों को बेहद बेरहमी से मारा गया था। उनके शरीर पर लगे घाव देखकर जयप्रकाश का दिल दहल जाता है। सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का होता है कि पिछली रात वह इसी जगह के पास तक आया था, लेकिन फिर वापस लौट गया था। अगर वह थोड़ा और आगे बढ़ता तो शायद बच्चों की जान बच सकती थी। जांच के दौरान वहां उन्हें कार के शीशे का एक टुकड़ा मिलता है, लेकिन आसपास कोई कार नहीं होती। जयप्रकाश अपने सीनियर से कहता है, सर, 2 बच्चों को यहां तक लाना, उन्हें मारना, मुझे नहीं लगता यह किसी एक इंसान का काम है। वह आगे कहता है, अगर उन्हें फिरौती के लिए उठाया गया था तो फिर उन्हें मारा क्यों गया? उसी समय वहां मीडिया पहुंच जाती है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस ज्यादा जानकारी साझा नहीं करती। जब बच्चों के पिता अपने मासूम बच्चों की हालत देखते हैं तो वह पूरी तरह टूट जाते हैं। एक पिता के लिए अपने बच्चों को इस हालत में देखना कितना दर्दनाक होता है, यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो जाता है। अब पुलिस उन सभी सरदारों से पूछताछ शुरू करती है जिनके पास लाल स्कूटर है। इसी दौरान पुलिस विभाग में बने नए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की मदद ली जाती है। जयप्रकाश को इस नए विभाग पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। वह कहता है, अब यह लोग क्लिनिक में बैठकर हमें बताएंगे कि अपराध कैसे हुआ था, क्या पुलिस का काम भी यही करेंगे? लेकिन जल्द ही उसे समझ आने वाला था कि यह विभाग कितना जरूरी है। कुछ समय बाद वह सरदार जी मिल जाते हैं जिन्होंने बच्चों को लिफ्ट दी थी। वह बताते हैं, लड़के ने बहुत विनती की थी, इसीलिए मैंने उन्हें लिफ्ट दे दी थी। उन्हें रेडियो स्टेशन जाना था, मैंने उन्हें पोलो क्लब के पास बस स्टैंड पर उतार दिया था। वह आगे कहते हैं, उस समय दोनों बच्चे बिल्कुल सामान्य थे। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद बच्चों के पिता दोनों की लाशें घर लेकर आते हैं, लेकिन मां उन्हें पहचानने से इनकार कर देती हैं। वह मानने को तैयार नहीं थीं कि यह उनके बच्चे हैं। सदमे की वजह से वह जैसे अपनी दुनिया से दूर चली गई थीं। कहानी अब 6 दिन पीछे जाती है। बाबू उस बच्चे के पिता को फोन करता है जिसे उसने अगवा किया था। वह उससे 2 लाख रुपये की फिरौती मांगता है। इसके बाद बाबू एक अस्पताल जाता है। वहां वह एक नर्स मीना से मिलता है। मीना उसकी प्रेमिका होती है। बाबू उसे बताता है, बहुत जल्द मैं लखपति बनने वाला हूं, फिर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। इसके बाद बाबू पैसे लेने पहुंचता है, लेकिन वहां पुलिस पहले से मौजूद होती है। किसी तरह बाबू अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। वर्तमान समय में जयप्रकाश फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलने जाता है। वहां डॉक्टर उसे सुमन और साहिल की मौत से जुड़ी अहम जानकारी देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि लड़के के शरीर पर कई गहरे घाव हैं। उसे किसी तेज धार वाले हथियार से मारा गया था, जैसे तलवार। वहीं सुमन के शरीर पर भी कई चोटों के निशान मिले हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मौत सिर पर किए गए वार की वजह से हुई है। उसके सिर पर किसी डंडे जैसी भारी चीज से हमला किया गया था। इसके अलावा उसके साथ बहुत बड़ा अपराध भी हुआ था। डॉक्टर आगे बताते हैं कि जो कार का शीशा घटना स्थल से मिला था, उस पर हरे रंग के पेंट के निशान हैं। इसका मतलब है कि वह कार हरे रंग की थी। अब जयप्रकाश को एहसास होता है कि फॉरेंसिक टीम बेकार नहीं है। यह विभाग अपराधियों तक पहुंचने में बहुत मदद कर सकता है। इसके बाद जयप्रकाश के सीनियर उसे अपने पास बुलाते हैं। वहां जयप्रकाश देखता है कि उसके पिता हमेशा की तरह सीनियर ऑफिसर्स के लिए खाना लेकर आए हुए हैं और उन्हें खाना खिला रहे हैं। सीनियर कहते हैं, ऊपर से इस केस को लेकर बहुत दबाव आ रहा है, इसीलिए मैं यह केस इंस्पेक्टर चौहान को सौंपने वाला हूं। यह सुनकर जयप्रकाश परेशान हो जाता है। वह कहता है, सर, मेरी पूरी टीम इस केस में लगी हुई है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीनियर जवाब देते हैं, सिर्फ कोशिश काफी नहीं है जयप्रकाश, अभी तक तुम्हारे हाथ कोई पक्का सुराग नहीं लगा है। वह आगे कहते हैं, ना वह कार मिली जिससे बच्चों को ले जाया गया, ना हत्या का हथियार मिला और ना ही कोई आरोपी। बेहतर होगा कि कल सुबह यह केस चौहान को सौंप दो। कहानी अब 6 दिन पीछे जाती है। बाबू गुस्से में उस बच्चे को मारने वाला होता है जिसे उसने अगवा किया था, क्योंकि बच्चे के पिता ने पुलिस को खबर कर दी थी। रज्जो उसे रोकता है। वह कहता है, अगर इसे मार दिया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना। दोनों के बीच बहस होने लगती है। बच्चा लगातार रो रहा होता है। उसके रोने से परेशान होकर बाबू अपना आपा खो देता है। वह चाकू निकालता है और बच्चे को मार देता है। मारने के बाद खुद भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। वह कहता है, अरे
ये क्या हो गया? फिर रज्जो से कहता है, जल्दी सामान पैक करो, यहां से निकलते हैं। लेकिन रज्जो समझ चुका था कि अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। वर्तमान समय में हमें निसार नाम की एक पत्रकार दिखाई जाती है। वह बाकी पत्रकारों से बिल्कुल अलग है। उसका मकसद सिर्फ खबर बनाना नहीं, बल्कि समाज में हो रहे गलत कामों को सामने लाना है। वह भी सुमन और साहिल के केस की जांच कर रही होती है। जयप्रकाश निसार से मिलने जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बातों बातों में जयप्रकाश पुरानी दिल्ली को याद करता है। वह कहता है, जब हम लखनऊ से दिल्ली आए थे तब दिल्ली बगीचों का शहर लगती थी। मीलों तक गाय, मोर और खरगोश दिखाई देते थे। एक बार तो मेरे पिता को बब्बर शेर भी दिखा था। वह आगे कहता है, लेकिन आज हालत यह है कि शहर के आसपास दूर दूर तक जानवर नहीं बचे। आज इन बच्चों के साथ जो हुआ उसे देखकर लगा कि काश जानवर ही रहते। कम से कम इंसानों की इस हैवानियत से तो शहर बचा रहता। जयप्रकाश फैसला करता है कि केस अब उसके हाथ से जाने वाला है, इसीलिए आज की रात वह आखिरी कोशिश करेगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। वह दोबारा घटनास्थल पर जाता है। वहां उसे बच्चों के पिता खड़े मिलते हैं। वह कहते हैं, सुमन बहुत बहादुर थी, लेकिन साहिल अंधेरे से बहुत डरता था। यहां चारों तरफ इतना सन्नाटा है, फिर भी किसी ने मेरे बच्चों की चीखें क्यों नहीं सुनी? वह दर्द में कहते हैं, मैंने भी उनकी चीखें नहीं सुनी। एक पिता का दर्द देखकर जयप्रकाश अंदर से हिल जाता है। वह मन ही मन फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सुमन और साहिल के कातिलों को ढूंढ कर रहेगा। कहानी अब 6 दिन पीछे जाती है। बाबू और रज्जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। एक मासूम बच्चे की हत्या करने के बाद भी बाबू के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसे अपने किए हुए अपराध का जरा भी दुख नहीं था। वर्तमान समय में जयप्रकाश अपने घर जा रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में एक नील गाय आ जाती है। जयप्रकाश तुरंत गाड़ी रोक देता है। वह बाहर निकलकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उसकी नजर सड़क से थोड़ी दूर जंगल के अंदर खड़ी एक कार पर पड़ती है। वह कार हरे रंग की होती है। जयप्रकाश को शक होता है और वह तुरंत कार की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ सुमन की मां का व्यवहार देखकर सभी हैरान होते हैं। वह ऐसे रह रही होती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने स्कूल जाती हैं और बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। असल में वह अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा रही होती है। उधर फॉरेंसिक टीम उस हरी कार की जांच कर रही होती है। डॉक्टर बताते हैं कि कार में कुल 4 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। बच्चों के अलावा 2 और लोगों के निशान मौजूद हैं। जांच से पता चलता है कि कार के लॉक के साथ छेड़छाड़ की गई थी, यानी यह कार चोरी की गई थी। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को एक पुरानी तलवार मिलती है। उस तलवार पर नाम लिखा होता है, मोहनलाल सोड चौरनवाला। अब जयप्रकाश को लगता है कि शायद इस तलवार के जरिए वह हथियारों तक पहुंच सकता है। जयप्रकाश अपने सीनियर से विनती करता है, सर मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं यह केस सॉल्व कर दूंगा। सीनियर कुछ सोचने के बाद उसे सिर्फ 48 घंटे का समय देते हैं। कहानी अब 4 दिन पीछे जाती है। बाबू और रज्जो दिल्ली पहुंच चुके होते हैं। दोनों गुरुद्वारे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। रज्जो बाबू से कहता है, तेरे गले से खाना नीचे कैसे उतर रहा है? तू एक बच्चे को मारकर आया है। बाबू कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, तुझे पता है ना, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। वह अपने बचपन की बात बताता है। वह कहता है, मेरा बाप नहीं था, मेरी माँ भी रसोई में जलकर मर गई थी। देख, मेरा हाथ भी उसी वक्त जल गया था। बाबू खुद को मारते हुए कहता है, मैं तेरी माफी के भी लायक नहीं हूं। फिर वह कहता है, अब से हम सीधी जिंदगी जीएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। रज्जो बताता है कि दिल्ली में उसका एक दोस्त है जो बड़े होटल में गाना गाता है। दोनों उससे मिलने का फैसला करते हैं। उधर स्कूल में सुमन की मां को देखकर सभी हैरान होते हैं। सब सोचते हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी वह इतनी सामान्य कैसे रह सकती है। असल में उनके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आज शाम सुमन रेडियो पर गाना गाने वाली है। वह इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थीं कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ बच्चों के पिता एक आदमी से मिलते हैं और उसे कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, काम हो जाना चाहिए। जयप्रकाश उस नाम की तलाश में निकलता है जो तलवार पर लिखा था। वह मोहनलाल चोरनवाला के घर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि मोहनलाल की बहुत पहले मौत हो चुकी है। अब उसका बेटा बल्लू इस घर का मालिक है। लोग बताते हैं कि बल्लू को लड़कों का बहुत शौक था। उसका रिश्ता घनीराम नाम के एक लड़के से था। बल्लू के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसने सब खत्म कर दिया। अब वह कहां रहता है किसी को पता नहीं। कहानी फिर 4 दिन पीछे जाती है। रज्जो का दोस्त प्यारे मोहन एक बड़े होटल में गाना गाता था। वह अलग अलग आवाजों में गाने के लिए मशहूर था।
वह लड़के और लड़की दोनों की आवाज निकालकर लोगों का मनोरंजन करता था, लेकिन बल्लू हमेशा उसे परेशान करता था और उसका मजाक उड़ाता था। इधर जयप्रकाश के पिता रोज की तरह सीनियर अधिकारियों के लिए खाना लेकर आते रहते हैं। जयप्रकाश को यह अच्छा नहीं लगता। वह कहता है, आप थाने क्यों आते हैं? यह टिफिन पहुंचाने का क्या नाटक लगा रखा है? पिता कहते हैं, तुम समझते नहीं हो, रिश्ते बनाकर रखने पड़ते हैं, लोगों की नजरों में रहना पड़ता है। जयप्रकाश जवाब देता है, किसी को खुश करने और खुशामद करने में फर्क होता है। मुझे बड़ी मुश्किल से एक बड़ा केस मिला है, आप मेरा हौसला बढ़ाने की जगह मेरा मजाक बना रहे हैं। कहानी अब 4 दिन पीछे जाती है। बाबू, रज्जो और प्यारे मोहन तीनों साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। प्यारे मोहन अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा होता है। वह बताता है कि कैसे वह इस हालत तक पहुंचा। वह इमरजेंसी के समय की बात करता है और बताता है कि उस दौरान रज्जो की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी। इस बात पर बाबू और रज्जो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बातों बातों में प्यारे मोहन बल्लू को बुरा भला कहने लगता है। वह बताता है कि बल्लू बहुत अमीर आदमी था और उसके पास काफी पैसा था। यह सुनकर बाबू के कान खड़े हो जाते हैं। उसके दिमाग में एक नया खतरनाक प्लान बनने लगता है। वर्तमान समय में फॉरेंसिक डॉक्टर जयप्रकाश को कार से जुड़ी नई जानकारी देते हैं। वह बताते हैं कि बच्चों पर पीछे वाली सीट से हमला नहीं हुआ था। दोनों बच्चे आगे बैठे लोगों से लड़ रहे थे। कार की आगे वाली सीट पर भी खून के निशान मिले हैं। इसका मतलब है कि सुमन और साहिल ने आखिरी समय तक हार नहीं मानी और हथियारों से मुकाबला किया। डॉक्टर आगे बताते हैं कि कार में खून की मात्रा देखकर लगता है कि हत्यारे भी काफी घायल हुए थे। शायद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा होगा। यह सुनकर जयप्रकाश तुरंत आसपास के अस्पतालों में पूछताछ शुरू कर देता है। जयप्रकाश एक अस्पताल पहुंचता है। वहां डॉक्टर बताते हैं कि कुछ दिन पहले आसपास की बस्ती में मलेरिया के बहुत सारे मरीज आए थे। उस समय अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी केस देखे जा रहे थे। उसी दौरान 2 आदमी वहां आए थे। दोनों बुरी तरह घायल थे। उनमें से एक के हाथ पर जलने का निशान था। उनकी भाषा भी अलग थी, जिससे लग रहा था कि वह लोग यहां के रहने वाले नहीं हैं। जांच पूरी होने के बाद दोनों अचानक गायब हो गए। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। जिस पुलिस ऑफिसर ने उन दोनों से बात की थी, वह बताता है, हम उनकी रिपोर्ट लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हम गरीब लोग हैं और पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने अपना नाम प्यारे कुमार और मोहन कुमार बताया था। जयप्रकाश को एक बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि जिस रात बच्चों की लाश पहचानने के लिए उनके पिता अस्पताल आए थे, उसी समय ये दोनों आदमी भी अस्पताल में मौजूद थे। कहानी अब 4 दिन पीछे जाती है। बाबू, रज्जो और प्यारे मोहन बल्लू के घर पहुंचते हैं। प्यारे मोहन सोच रहा होता है कि वे लोग सिर्फ बल्लू को धमकाने आए हैं, लेकिन बाबू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह बल्लू से कहता है, तुम्हें प्यारे मोहन के साथ जो करना है करो, लेकिन बदले में तुम्हारे घर में जो भी है वह हमें दे दो। बल्लू गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो इसके साथ करना चाहता था। इसके बाद बाबू और रज्जो बल्लू को पीटना शुरू कर देते हैं। प्यारे मोहन यह देखकर डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। वह वहां से भाग निकलता है। वर्तमान समय में जयप्रकाश प्यारे मोहन के घर पहुंचता है, क्योंकि अस्पताल में दोनों अपराधियों ने उसी का नाम बताया था। उधर अतीत में बाबू और रज्जो बल्लू के घर में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी बाबू की नजर दीवार पर टंगी 2 तलवारों पर पड़ती है। उसे एक तलवार बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी हत्या में इस्तेमाल हुई थी। वर्तमान में जयप्रकाश को बल्लू के घर से एक तलवार मिल जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि हत्यारे इसी जगह आए थे। उधर प्यारे मोहन वहां से भाग चुका होता है। वह एक स्कूटर लेकर निकल जाता है। इसके बाद बाबू और रज्जो फिर से एक कार चोरी करते हैं। यह कार भी हरे रंग की होती है। दूसरी तरफ निसार अपनी जांच करते हुए एक दूध वाले तक पहुंचती है। उसने उस रात दोनों बच्चों को कार में देखा था। दूध वाला बताता है, मैं दूध लेकर जा रहा था, तभी एक कार ने मुझे टक्कर मारते मारते बचाया। मैंने गुस्से में उसे रोका तो कार रुक गई। अंदर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह आगे बताता है, मैंने देखा कि कार के अंदर एक बच्ची खून से लथपथ थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैंने कार रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे टक्कर मार दी और भाग गए। बारिश बहुत तेज थी, इसीलिए मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। दूध वाला बताता है कि उसने मदद के लिए पुलिस को खबर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन समय पर कोई सहायता नहीं मिली। जयप्रकाश उस पुलिस ऑफिसर की मदद से दोनों आरोपियों का स्केच बनवाता है जिसने उन्हें अस्पताल में देखा था।
वह स्केच लेकर प्यारे मोहन के घर के मालिक के पास जाता है। घर का मालिक स्केच देखकर कहता है, इनमें से कोई भी प्यारे मोहन नहीं है। जयप्रकाश हैरान हो जाता है। वह बताता है कि प्यारे मोहन कोई अलग अलग नाम नहीं है, बल्कि वही एक आदमी का नाम है। घर का मालिक बताता है, वह मेरे घर किराए पर रहता था, एक बार में काम करता था। मुझे बार का नाम नहीं पता, लेकिन उसने बताया था कि उसका घर उसके काम की जगह के पास है। निसार इस केस पर लगातार काम कर रही होती है। वह अपनी खबर में लिखती है कि बढ़ते अपराध और दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। उसका यह आर्टिकल अखबार में छप जाता है। जब जयप्रकाश यह खबर पढ़ता है तो उसका मन खराब हो जाता है। उसे दुख होता है कि जिस इंसान से वह प्यार करता है वही उसके काम और पुलिस विभाग पर सवाल उठा रही है। उधर जयप्रकाश को पता चलता है कि बल्लू के प्रेमी घनीराम का पता मिल गया है। वह उससे मिलने पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि घनीराम अब शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। फिर भी वह बल्लू के साथ रिश्ता बनाए हुए था। घनीराम की मदद से जयप्रकाश को बल्लू के घर का पता मिल जाता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो घर के अंदर एक संदूक मिलता है। उस संदूक में बल्लू की लाश रखी होती है। जयप्रकाश घर की दीवार को देखता है। उसे समझ आ जाता है कि यहां से ही वह तलवारें चोरी हुई थीं, जिनका इस्तेमाल हत्या में किया गया था। घनीराम से पूछताछ में जयप्रकाश को उस बार का पता भी मिल जाता है जहां प्यारे मोहन काम करता था। वही जगह अब उसके लिए अगला सुराग बन जाती है। कहानी अब 3 दिन पीछे जाती है। बाबू और रज्जो को पता चलता है कि प्यारे मोहन ने उन्हें धोखा दिया है। बाबू गुस्से में कहता है, तेरे दोस्त को सबक सिखाना पड़ेगा। दोनों प्यारे मोहन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बार का मालिक उन्हें देख लेता है। वह डर जाता है और पुलिस को पूरी जानकारी दे देता है। वर्तमान समय में फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है। डॉक्टर बताते हैं कि बल्लू के शरीर पर लगे घाव पुराने हैं, लेकिन उसकी मौत 3 दिन पहले हुई है। इसके अलावा संदूक पर मिले फिंगरप्रिंट कार में मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो जाते हैं। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि यही लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। जयप्रकाश निसार से मिलता है, लेकिन इस बार वह उससे काफी नाराज होता है। वह कहता है, अगर कोई और होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने ऐसा आर्टिकल लिखा। तुम्हें पता था कि इस केस को लेकर मेरे ऊपर कितना दबाव है। निसार जवाब देती है, तुम इसे इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो? ये हमारे बारे में नहीं है, ये उन बच्चों के बारे में है। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। तभी जयप्रकाश को खबर मिलती है कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। वह तुरंत अस्पताल पहुंचता है। वहां देखता है कि उनके हाथ में चोट लगी हुई है। डॉक्टर बताते हैं कि उनका बीपी और शुगर बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ गया और वह गिर गए। डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि कुछ हफ्तों तक तेल वाला और मीठा खाना बिल्कुल बंद करें। लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही उसके पिता कहते हैं, चलो कुल्फी खाने चलते हैं। यह सुनकर जयप्रकाश गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, आपको यह सब मजाक लग रहा है क्या? मैं अपना केस छोड़कर बार बार आपके पास नहीं आ सकता। पिता शांत होकर कहते हैं, तुम क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। अब तुम बड़े ऑफिसर बन गए हो, यह हम जानते हैं, लेकिन 30 साल तक हवलदार की नौकरी मैंने भी की है। मैं तुम्हें भी जानता हूं और इस दुनिया को भी। अपना ध्यान रखना मुझे आता है। तुम जाओ और अपना केस संभालो। जयप्रकाश वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह बार के मालिक से मिलता है। वह बताता है कि 2 पुलिस जैसे दिखने वाले लोग प्यारे मोहन को उठाकर ले गए थे। जब जयप्रकाश उन्हें स्केच दिखाता है तो मालिक पहचान लेता है। वह कहता है, हाँ, यही दोनों थे। कहानी अब 3 दिन पीछे जाती है। बाबू और रज्जो प्यारे मोहन को जंगल में ले जाते हैं। उनका इरादा उसे मारने का होता है। रज्जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाबू उसे कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ाता है। रज्जो का ईगो हर्ट हो जाता है। वह खुद प्यारे मोहन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बाबू की नजर एक कपल पर पड़ती है। लड़का आइसक्रीम लेने जाता है। बाबू मौका देखकर लड़की को उठा लाता है। बाबू प्यारे मोहन से कहता है, हमने तुम्हारे लिए बल्लू को मारा था, अब तुम्हें हमारे लिए इस लड़की को मारना पड़ेगा। लेकिन तभी लड़की का बॉयफ्रेंड पुलिस वाले को लेकर वहां पहुंच जाता है। बाबू और रज्जो लड़की को छोड़कर भागने लगते हैं। प्यारे मोहन समझ जाता है कि अगर वह इनके साथ गया तो यह लोग उसे भी मार डालेंगे। वह हिम्मत करके पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। वर्तमान समय में सुमन की मां अभी भी अपने दर्द को छुपाकर सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही होती है। वह स्कूल जाती है और बच्चों को पढ़ाती है। स्कूल की प्रिंसिपल उन्हें समझाती है, अपने अंदर के दर्द को दबाइए मत, अपनी भावनाओं को बाहर आने दीजिए। घर जाइए और अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए।
लेकिन सुमन की मां इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थीं कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक दिन वह स्कूल से घर जा रही होती हैं। रास्ते में तेज बारिश हो रही होती है। तभी एक कार उनके पास आकर रुकती है और कार में बैठे लोग उन्हें लिफ्ट ऑफर करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वह कार है जिसमें उनके बच्चों को ले जाया गया था, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुस्से में कार पर पत्थर मार देती है। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि कार में बैठे लोग एक पति पत्नी थे और महिला गर्भवती थी। यह देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें बहुत पछतावा होता है। दूसरी तरफ सुमन और साहिल के पिता फिर से उस आदमी से मिलते हैं जिसे उन्होंने पैसे दिए थे। असल में वह एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। उन्होंने उसे अपने बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट लाने का काम दिया था। जब पिता मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो वह पूरी रिपोर्ट पढ़ भी नहीं पाते। सिर्फ कुछ लाइन पढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उनके बच्चों के साथ जो हुआ था वह सोचकर ही उनका दिल टूट जाता है। उधर जयप्रकाश आखिरकार प्यारे मोहन तक पहुंच जाता है। प्यारे मोहन उसे बाबू और रज्जो के बारे में बताता है। अब पहली बार जयप्रकाश को दोनों अपराधियों के असली नाम पता चलते हैं। प्यारे मोहन बताता है कि रज्जो की एक बहन है जो सोनीपत में रहती है। इसके अलावा उसे ज्यादा जानकारी नहीं है कि रज्जो इस समय कहां है। कहानी अब पीछे जाती है। बाबू और रज्जो दिल्ली से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जाने से पहले बाबू कहता है दिल्ली छोड़ने से पहले आखिरी अलविदा तो बनता है। तभी उनकी नजर सुमन और साहिल पर पड़ती है जो सड़क पर लिफ्ट मांग रहे होते हैं। बाबू की नजर उन दोनों पर टिक जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हालत में कार के अंदर पड़े हैं। कार चलाते समय बाबू बेहोश हो जाता है और कार अनियंत्रित होकर जंगल में चली जाती है। जब बाबू को होश आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाता है। डॉक्टर पूछते हैं तो वह झूठ बोलता है कि कार का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन असलियत कुछ और थी। दोनों अस्पताल से भागने लगते हैं। भागते समय उनकी मुलाकात सुमन और साहिल के पिता के भतीजे से होती है। जयप्रकाश भी उन्हें देखता है, लेकिन उस समय उसका ध्यान उन पर नहीं जाता। तभी एक पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकता है और एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाने के लिए कहता है, लेकिन बाबू और रज्जो कहते हैं हम गरीब लोग हैं, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। वह उनसे दया की बात करते हैं और पुलिस वाला उन्हें जाने देता है। बाबू रज्जो से कहता है तुम गांव चले जाओ, मैं जिम्मी के पास जा रहा हूं, अगर कुछ हुआ तो उसी को फोन करना। जाने से पहले बाबू अपने हाथ में मौजूद एक चीज रज्जो को दे देता है। वह सुमन का झुमका होता है, वही झुमका जो उसकी मां ने उसे बड़े प्यार से पहनाया था। रज्जो अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। उसने अपनी बहन को बताया था कि वह फिल्मों में काम करता है। बहन की एक छोटी बेटी भी थी, लेकिन बहन का पति रज्जो की असलियत जानता था। रात में वह अपनी पत्नी से झगड़ा करता है। वह कहता है तुमने इसे बिना मुझसे पूछे घर में क्यों रहने दिया। वह रज्जो को पसंद नहीं करता था। रज्जो सब कुछ सुन रहा होता है, लेकिन चुपचाप करवट लेकर सो जाता है। वर्तमान समय में जयप्रकाश रज्जो की बहन के घर पहुंचता है। वह देखता है कि मां और बेटी दोनों के शरीर पर चोट के निशान हैं। बहन का पति बताता है वह यहां आया था, लेकिन कल रात ही भाग गया। बेटी से पूछने पर वह बताती है कि विक्की से उसकी झड़प हो गई थी, जिसकी वजह से चोट लगी, लेकिन मां कहती है कि वह कुएं में गिर गई थी। जयप्रकाश को रज्जो की तस्वीर मिल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि घर में जो कुछ हुआ है उसके पीछे भी रज्जो की हरकतें हैं। जयप्रकाश रज्जो के बहनोई को उकसाता है ताकि वह सच बताए। कहानी अब अतीत में जाती है। रज्जो अपनी भांजी बिंदी के साथ डॉक्टर के पास गया होता है। वहीं उसकी नजर अखबार पर पड़ती है। अखबार में सुमन और साहिल की तस्वीर छपी होती है। उसमें लिखा होता है कि पुलिस इन दोनों बच्चों के हत्यारों की तलाश कर रही है। यह देखकर रज्जो डर जाता है। वह तुरंत बाबू को फोन करता है। बाबू उसे समझाता है जहां छुपे हो वहीं छुपे रहो, ज्यादा बाहर मत निकलना। रात में बिंदी रज्जो के पास आती है। वह कहती है मामा मुझे भी अपने साथ बॉम्बे ले चलो, मुझे भी फिल्मों में काम करना है। रज्जो उसे समझाता है तेरा बाप हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन बिंदी अपनी बात पर अड़ी रहती है। रज्जो उसे बॉम्बे से लाया हुआ एक जोड़ा झुमका देता है। वह कहता है यह तेरे लिए लाया हूं। बिंदी खुश होकर कहती है आप जो कहोगे मैं करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके लिए खाना बनाऊंगी, घर का काम करूंगी, बस मुझे यहां से ले चलो। लेकिन धीरे धीरे रज्जो की नीयत बदलने लगती है। वह बिंदी के करीब जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे बिंदी में सुमन दिखाई देती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पीछे हट जाता है। वह खुद को और अपनी सोच को कोसता है।
इसके बाद वह वहां से मोपेड लेकर भाग जाता है। वर्तमान समय में पुलिस को वह मोपेड एक ढाबे के पास खड़ी मिलती है, लेकिन रज्जो वहां नहीं मिलता। जयप्रकाश हर बार अपराधियों के बहुत करीब पहुंच जाता था, लेकिन किसी न किसी वजह से वह उसके हाथ से निकल जाते थे। उधर जयप्रकाश के सीनियर पर ऊपर से फिर दबाव आने लगता है। अधिकारी कहते हैं कि इतने बड़े केस में अब तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, किसी अनुभवी अधिकारी को यह केस सौंपना चाहिए। इसके बाद सुमन और साहिल का सामान उनके परिवार को वापस किया जाता है। उनके कपड़े और बाकी चीजें देखकर परिवार का दर्द और बढ़ जाता है। आखिरकार सीनियर जयप्रकाश से केस वापस लेकर उसे इंस्पेक्टर चौहान को सौंप देते हैं। चौहान जयप्रकाश से कहते हैं, तुमने इस केस पर बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम मेरी मदद करोगे। फिर वह मजाक में कहते हैं, बस एक इच्छा है, तुम्हारे पिता के हाथ का मटन जरूर खाना है। उसी समय निसार जयप्रकाश के घर आती है। वह एक फाइल देने आई होती है। जयप्रकाश नाराज होकर कहता है, अपने अखबार के लिए कोई नई खबर चाहिए क्या? अब यह केस मेरे हाथ में नहीं है, चौहान सर के पास जाओ। निसार कहती है, तुम पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों में फर्क नहीं कर सकते क्या? मैं आज यहां पत्रकार बनकर नहीं, तुम्हारी प्रेमिका बनकर आई हूं। वह बताती है कि बॉम्बे में एक बच्चे की हत्या हुई थी और उसे शक है कि वही लोग इसके पीछे हैं। वह कहती है, मुझे लगा यह जानकारी तुम्हारे काम आ सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें बताने आई। जयप्रकाश अपने पिता के साथ खाना बना रहा होता है। पिता कहते हैं, अगर तुम कहो तो मैं एसपी साहब से बात कर सकता हूं। जयप्रकाश कहता है, कर लीजिए, क्या पता मटन खिलाकर ही केस वापस मिल जाए। पिता मुस्कुराकर कहते हैं, जहां से हम आते हैं वहां किसी को अपने हाथ का बनाया खाना खिलाना भी सम्मान की बात होती है। लोग हमारे हाथ के खाने को पसंद करते हैं, यही हमारी जीत है। जयप्रकाश पूछता है, लेकिन इस जीत से क्या बदलाव आया? पिता जवाब देते हैं, हर इंसान हाथ में तलवार लेकर पैदा नहीं होता। हमारे हाथ में कलम थी तो हमने कलम से लड़ाई लड़ी। तुम्हारे हथियार क्या हैं, ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तभी बॉम्बे से एक पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। वह बताता है कि पिछली रात एक आदमी और उसकी पत्नी पर हमला हुआ है। जब उन्हें जयप्रकाश का भेजा हुआ स्केच दिखाया गया तो उन्होंने एक अपराधी को पहचान लिया। वह अपराधी था बाबू। जयप्रकाश समझ जाता है कि बाबू फिर से अपराध करने वाला है। वह बॉम्बे जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसे वहां जाने की परमिशन नहीं मिलती। वह सोचता है कि अगर वह परमिशन का इंतजार करेगा तो बाबू फिर भाग जाएगा। इसीलिए जयप्रकाश फैसला करता है कि वह बिना अनुमति के ही जाएगा और बाबू को पकड़कर वापस लाएगा। घर में सुमन और साहिल का सामान देखकर उनकी मां का दर्द आखिरकार बाहर आ जाता है। अब तक वह खुद को संभाले हुए थीं और ऐसा दिखा रही थीं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन बच्चों की चीजें देखकर उनका बनाया हुआ मजबूत चेहरा टूट जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनके बच्चे अब कभी वापस नहीं आएंगे। वह फूट फूट कर रोने लगती है। अब कहानी हमें बाबू के बचपन में ले जाती है। बचपन से ही बाबू का व्यवहार बेहद खतरनाक था। स्कूल के टीचर उससे परेशान रहते थे। वह कभी किसी बच्चे को चोट पहुंचाता तो कभी ऐसी हरकत करता जिससे किसी की जान भी जा सकती थी। एक दिन बाबू अपनी मां को खुश करने के लिए शहद लेकर आता है। वह कहता है कि अब से वह अच्छा बच्चा बनकर रहेगा, लेकिन जिस बच्चे को उसने पीटा था उसकी नजर उस शहद पर पड़ जाती है। वह कहता है, मैं यह शहद नहीं खा सकता, बाबू ने इसे स्कूल से चुराया है। यह सुनकर बाबू को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि उस बच्चे ने उसका अच्छा बनने का नाटक खराब कर दिया। कुछ समय बाद वही बच्चा बाथरूम में जाता है। बाबू को वहां मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। वह छत्ते पर पत्थर मारता है और बच्चे को बाथरूम के अंदर बंद कर देता है। बच्चा अंदर जोर जोर से चिल्लाता रहता है। वह मदद मांगता है, लेकिन बाबू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान समय में जयप्रकाश बॉम्बे पहुंच जाता है। वह उसी जगह जाता है जहां पहले बच्चे की हत्या हुई थी। वहां मिले फिंगरप्रिंट और बाकी सबूतों की जांच के बाद यह साफ हो जाता है कि इस अपराध के पीछे बाबू और रज्जो ही हैं। इसके बाद जयप्रकाश उस पति पत्नी से मिलता है जिन पर बाबू ने हमला किया था। वहां से उसे बाबू की नई करतूत के बारे में पता चलता है। 3 दिन पहले की कहानी। बाबू अपने दोस्त जिम्मी से मिलता है। जिम्मी की शादी होने वाली होती है। बाबू शराब के नशे में कहता है, तू शादी कर रहा है और मैं तेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाया। तेरे लिए एक तोहफा तो बनता है। इतना कहकर बाबू बाहर निकल जाता है और एक टैक्सी ले लेता है। उस टैक्सी में एक पति पत्नी बैठे होते हैं। बाबू उन्हें सुनसान जगह ले जाता है। वह दोनों को बांध देता है और आदमी को बुरी तरह पीटता है। इसके बाद वह महिला के साथ गलत करने की कोशिश करता है। तभी उसे टोकरी में बंद एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है।
बाबू का ध्यान भटक जाता है। वह बिल्ली को उठा लेता है और दोनों पति पत्नी को वहीं छोड़कर चला जाता है। वर्तमान समय में वही पति पत्नी जयप्रकाश को पूरी घटना बताते हैं। अब कहानी बाबू के जवान होने के समय में जाती है। बाबू बाल सुधार गृह से बाहर निकलता है और सीधा अपनी मां के पास पहुंचता है। लेकिन उसकी मां ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। उनकी एक छोटी बेटी भी थी। बाबू को देखकर उसकी मां डर जाती है। उसे लगता है कि वह फिर से कोई परेशानी खड़ी करेगा। वह बाबू को पैसे देती है और कहती है, तुम यहां से चले जाओ, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी दोबारा बनाई है। बाबू कहता है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले यह बताओ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? तभी घर में मौजूद छोटी बच्ची रोने लगती है। बाबू को गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मां उस बच्ची को ज्यादा प्यार करती है। वह कहता है, ठीक है, मैं चाय बनाता हूं, माचिस कहां है? वर्तमान समय में जयप्रकाश को बाबू की मां का पता मिल जाता है। वह उनसे मिलने पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर वह हैरान रह जाता है। बाबू की मां पूरी तरह जल चुकी होती है। वह जयप्रकाश से कहती हैं, मैंने एक राक्षस को जन्म दिया था। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने सब कुछ जला दिया। जयप्रकाश को पता चलता है कि यह सब करने से पहले बाबू बाल सुधार गृह में था। वह वहां जाकर उसके पुराने रिकॉर्ड खंगालता है। वहां पता चलता है कि 8 साल पहले बाबू ने एक बच्चे के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता छोड़ दिया था। बच्चे का शरीर बुरी तरह सूज गया था और उसकी मौत हो गई थी। उसी अपराध की वजह से बाबू को बाल सुधार गृह भेजा गया था। वहां बाबू की मुलाकात जिम्मी नाम के लड़के से हुई थी। मीना अखबार में बाबू का स्केच देखती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह वही इंसान है जिसे वह जानती है। उसकी दोस्त जिम्मी कहती है, तुम पुलिस को फोन करो और बता दो कि तुम इसे जानती हो। लेकिन मीना डर जाती है। उसे लगता है कि अगर वह पुलिस के चक्कर में पड़ी तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसीलिए वह पुलिस को जानकारी नहीं देती। अब जयप्रकाश को बाबू के बारे में सारी सच्चाई पता चलने लगती है। उसे पता चलता है कि बाबू ने पहले एक बच्चे की जान ली, फिर बाल सुधार गृह से निकलने के बाद अपनी मां और उसकी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा बल्लू, सुमन और साहिल जैसे कई लोगों की मौत के पीछे भी वही था। लेकिन जयप्रकाश बाबू को सिर्फ एक हत्यारा नहीं समझता। वह उसे एक ऐसा इंसान मानता है जिसकी सोच और मानसिकता पूरी तरह बिगड़ चुकी है। मीना ने पुलिस को फोन नहीं किया था, लेकिन जिम्मी ने कर दिया था। इसी वजह से जयप्रकाश अस्पताल पहुंच जाता है। उसी समय बाबू मीना से मिलने वहां आता है। वह अपने साथ एक पिल्ला लेकर आता है। वह मीना को वह पिल्ला तोहफे में देता है। फिर उससे पूछता है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? लेकिन मीना बाबू से डर चुकी होती है। वह मौका देखकर वहां से भागने लगती है। बाबू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब मीना उससे बचने की कोशिश करती है तो बाबू अपना आपा खो देता है और उसकी भी हत्या कर देता है। इसके बाद बाबू वहां से भाग निकलता है। जयप्रकाश एक बार फिर उसे पकड़ने से चूक जाता है। भागते समय बाबू का कोट वहीं छूट जाता है। जयप्रकाश उस कोट के जरिए उस दर्जी तक पहुंचता है जिसने वह कोट बनाया था। वहां से उसे पता चलता है कि वह कोट जिम्मी का था। जयप्रकाश जिम्मी से मिलने जाता है। जिम्मी बताता है कि उस कोट की जेब में हनीमून की टिकट थी। वह और उसकी पत्नी आगरा जाने वाले थे। यह सुनकर जयप्रकाश के दिमाग में एक बात आती है। उसे लगता है कि बाबू शायद आगरा की तरफ गया होगा। तभी जयप्रकाश के सीनियर का फोन आता है। वह गुस्से में कहते हैं, जब यह केस तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बिना परमिशन के क्यों गए? तुरंत दिल्ली वापस आओ। जयप्रकाश मजबूरी में दिल्ली लौटने के लिए प्लेन में बैठ जाता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। उसे लगता है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो बाबू फिर किसी मासूम की जान ले सकता है। वह अपनी नौकरी को खतरे में डालकर फैसला करता है कि वह बाबू को पकड़कर ही रहेगा। इसके बाद वह आगरा के लिए निकल जाता है। उधर बाबू आगरा पहुंच चुका होता है। वहां उसकी मुलाकात दोबारा रज्जो से हो जाती है। पहचान छुपाने के लिए बाबू अपना सिर मुंडवा लेता है। एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है और उनके पीछे भागता है, लेकिन वह दोनों को पकड़ नहीं पाता। जयप्रकाश आगरा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और मदद मांगता है, लेकिन वहां का अधिकारी कहता है कि उसे ऊपर से कोई आदेश नहीं मिला है, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकता। तभी उसे आदेश मिलता है कि जयप्रकाश को वहीं रोककर रखा जाए जब तक दिल्ली से अधिकारी आकर उसे वापस न ले जाएं। उधर रज्जो पहले ही एक घर में चोरी कर चुका होता है। उसने घर वालों को बांध रखा था। वहां उसे एक देसी कट्टा मिलता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। जयप्रकाश पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, अगर आज हमने इन्हें नहीं पकड़ा तो कल कोई और बेगुनाह मारा जाएगा।
लेकिन अधिकारी अपनी नौकरी के डर से कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि बाबू और रज्जो बाजार में दिखाई दिए हैं। जयप्रकाश कहता है, पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ लाशें गिनता आ रहा हूं। हर वक्त यही सोचता हूं कि अब अगली जान किसकी जाएगी। हमें इन्हें रोकना ही होगा। जयप्रकाश की बात सुनकर पुलिस अधिकारी का मन बदल जाता है। अब वह भी इन दोनों को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जयप्रकाश और आगरा पुलिस की टीम बाबू और रज्जो को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। काफी तलाश के बाद उन्हें पता चलता है कि दोनों ट्रेन पकड़ने वाले हैं। पुलिस तुरंत स्टेशन पहुंचती है। बाबू और रज्जो ट्रेन में चढ़ चुके होते हैं। जयप्रकाश और उसकी टीम भी उनके पीछे पहुंच जाती है। भागने की कोशिश में रज्जो पुलिस के हाथ लग जाता है, लेकिन बाबू इतना चालाक था कि उसने एक बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया। वह चिल्लाकर कहता है, रज्जो को छोड़ दो, नहीं तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। जयप्रकाश उसकी धमकी से डरता नहीं है। वह कहता है, कितनों को मारोगे तुम? आज तक जिन जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद की है उनका हिसाब देना पड़ेगा। मारना है तो मार दो, लेकिन आज तुम बच नहीं पाओगे। रज्जो समझ जाता है कि अब बाबू उसे बचाने वाला नहीं है। वह तुरंत पलट जाता है। वह कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इसने किया है। सारे अपराध इसी ने किए हैं। रज्जो के धोखा देने के बाद बाबू अकेला पड़ जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन में मौजूद कुछ आर्मी के जवान उसकी मदद करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। आखिरकार जयप्रकाश बाबू को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। जिस गुस्से और दर्द को वह इतने दिनों से अंदर दबाए हुए था, वह बाहर आ जाता है। वह बाबू की पिटाई कर देता है। उसके सामने उसे सुमन और साहिल के साथ हुई दरिंदगी याद आ रही थी। दोनों अपराधियों के पकड़े जाने के बाद आखिरकार सुमन और साहिल के माता पिता को इंसाफ की उम्मीद मिलती है। वह दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार करते हैं। देश भर से लोगों ने उनके माता पिता को हिम्मत देने के लिए चिट्ठियां भेजी थीं। हर कोई उस परिवार के दर्द को महसूस कर रहा था। जयप्रकाश अपने घर वापस आता है। वहां उसके पिता खाना बना रहे होते हैं। जयप्रकाश मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बना है? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुमन और साहिल का परिवार कितना खुशहाल था। दोनों बच्चे अपने माता पिता के साथ हंसते खेलते थे। उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। अब कहानी हमें उस रात की पूरी सच्चाई दिखाती है, जिस रात सुमन और साहिल की जिंदगी बदल गई थी। सरदार जी ने दोनों बच्चों को बस स्टैंड के पास उतारा था। सुमन ने घर जाने के लिए लिफ्ट मांगी। तभी एक कार उनके पास आकर रुकती है। वह कार बाबू और रज्जो की थी। दोनों बच्चे कार में बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद सुमन को महसूस होता है कि कार चलाने वाला बाबू उसे अजीब नजरों से देख रहा है। उसे असहज महसूस होने लगता है। वह बाबू से कार रोकने के लिए कहती है, लेकिन बाबू कार नहीं रोकता। रज्जो भी उससे कहता है, बच्चों को उतार दे, लेकिन बाबू उसे डांट देता है। जब बार बार कहने के बाद भी बाबू कार नहीं रोकता तो सुमन हिम्मत दिखाती है। वह छाते से बाबू पर हमला कर देती है। साहिल भी अपनी बहन का साथ देता है और रज्जो पर हमला कर देता है। दोनों बच्चे अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। बाबू रज्जो से कहता है, तलवार उठाओ और मारो, लेकिन रज्जो अब भी मना करता है। वह कहता है, ये बच्चे हैं, इन्हें जाने दो। लेकिन बाबू फिर से उसका मजाक उड़ाता है और उसका ईगो हर्ट करता है। रज्जो गुस्से में आ जाता है। रज्जो का गुस्सा बढ़ जाता है। वह बाबू की बातों में आकर तलवार उठा लेता है। साहिल खुद को बचाने के लिए तलवार पकड़ लेता है, लेकिन रज्जो तलवार खींच लेता है। इस दौरान साहिल के हाथ में चोट लग जाती है। सुमन समझ जाती है कि अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं। वह अपने कानों के झुमके उतार देती है और बाबू से कहती है, ये ले लो, लेकिन हमें जाने दो। वह किसी भी तरह अपने और अपने भाई की जान बचाना चाहती थी। तभी सुमन की नजर सड़क पर जा रहे एक दूध वाले पर पड़ती है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसी समय साहिल हिम्मत दिखाता है और कार का हैंड ब्रेक खींच देता है। रज्जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और बाबू गाड़ी को संभालने लगता है। दूध वाला कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाबू उसे टक्कर मारकर वहां से भाग जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए दूध वाला उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाता। कार के अंदर भी सुमन और साहिल हार नहीं मानते। दोनों घायल होने के बावजूद लगातार बाबू और रज्जो से लड़ते रहते हैं। उनकी हिम्मत देखकर पता चलता है कि दोनों बच्चे कितने बहादुर थे। इसी संघर्ष में रज्जो साहिल पर तलवार से हमला कर देता है। साहिल गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी समय तक वह अपनी बहन और खुद को बचाने की कोशिश करता रहता है। बाबू कार को जंगल की तरफ ले जाता है। वहां दोनों बच्चों को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेते हैं।
रज्जो साहिल को दूर ले जाता है और तलवार से उस पर कई वार करता है। आखिरकार साहिल इस दुनिया को छोड़ देता है। दूसरी तरफ बाबू सुमन के साथ बहुत बड़ा अपराध करता है, लेकिन इतनी दर्दनाक स्थिति में भी सुमन हार नहीं मानती। वह फिर से बाबू और रज्जो का विरोध करती है। वह किसी तरह साहिल के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक साहिल की मौत हो चुकी होती है। अपने भाई को खोने के बाद भी सुमन हिम्मत नहीं हारती। तभी बाबू गुस्से में डंडा उठाता है और सुमन के सिर पर वार कर देता है, जिससे सुमन की भी मौत हो जाती है। वर्तमान समय में जयप्रकाश अपने सीनियर को पूरी घटना के बारे में बता रहा होता है। वह बताता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। सीनियर कहते हैं, इन दोनों ने सोचा होगा कि बच्चे आसान निशाना होंगे। जयप्रकाश जवाब देता है, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये बच्चे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने दोनों को इतना घायल कर दिया था कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और वहीं से हमें उन तक पहुंचने का रास्ता मिला। सीनियर कहते हैं, इन्होंने यह कैसे सोच लिया कि इतना सब करने के बाद भी बच जाएंगे। जयप्रकाश कहता है, क्योंकि वह यह सोचने की हालत में ही नहीं थे कि क्या सही है और क्या गलत। जब एक इंसान की गलत सोच भीड़ की सोच बन जाती है तो पूरा समाज धीरे धीरे सड़ने लगता है। एक दीमक से हजारों दीमक पैदा होते हैं और फिर पूरा जंगल खत्म हो जाता है। सीनियर जयप्रकाश की बात सुनकर कहते हैं, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। हमारे विभाग में अच्छे ऑफिसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम अपने प्रमोशन एग्जाम के लिए जरूर बैठना। इसके बाद वह दिन आता है जब कोर्ट में बाबू और रज्जो के केस का फैसला सुनाया जाता है। कोर्ट दोनों को फांसी की सजा सुनाती है। काफी संघर्ष के बाद सुमन और साहिल के परिवार को इंसाफ मिल जाता है, लेकिन अपने बच्चों को खोने का दर्द ऐसा था जो जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला था। निसार इस पूरे मामले पर एक शानदार आर्टिकल लिखती है। उसकी खबर अखबार के फ्रंट पेज पर छपती है और उसके काम की हर जगह तारीफ होती है। अब जयप्रकाश, निसार और उसके पिता के बीच जो भी गलतफहमियां थीं, वह धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगर उस दिन सुमन और साहिल ने कार से लिफ्ट नहीं ली होती तो उनकी जिंदगी कैसी होती। उस दिन दोनों बच्चे बस स्टैंड पर इंतजार करते रहते, फिर शायद पैदल या भागते हुए रेडियो स्टेशन पहुंच जाते। वह समय पर पहुंच जाते और सुमन को गाना गाने का मौका मिल जाता। रेडियो पर दीपा की जगह सुमन की आवाज सुनाई देती। घर पर उसके माता पिता रेडियो के सामने बैठकर अपनी बेटी का गाना सुनते। पूरा परिवार खुश होता। सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एक छोटी सी लिफ्ट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि इंसान की सोच, समाज की जिम्मेदारी और न्याय की लड़ाई की कहानी थी। जयप्रकाश ने हार नहीं मानी और आखिरकार उन दरिंदों को सजा दिलाई जिन्होंने दो मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली थी। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार फिल्मों की पूरी कहानी लेकर आते रहेंगे।